बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन का अगला क्लास लेकर आपके समक्ष है। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसी के बारे में पढ़ना है। तो अनेक अवस्थाओं के आधार पर कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण किया गया है। एक तरह से नहीं किया गया है, लगभग 2-3 अवस्थाओं के आधार पर कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें पहला अवस्था है भौतिक अवस्थाओं के आधार पे। तो भौतिक अवस्थाओं के आधार पे हम कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं, उसी का अध्ययन हम आज की क्लास में करने जा रहे हैं। देखिए, हमने पहले से ही ये जो टेबल है उसको बना के रख लिया है ताकि लिखने में समय वेस्ट ना हो। भौतिक अवस्थाओं के आधार पर कोलाइडी विलयनों के 8 तरीके हो सकते हैं। यहां पर हमने लिखा है परिक्षिप्त प्रावस्था। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि जो मिलने वाले कण हैं, जैसे विलय के कण होते हैं, उनको कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। यह है परिक्षेपण माध्यम, जिसमें मिलाया जाना है। ठीक है, जिसमें मिलाया जाना है, याद रखिएगा। हम इसमें मिला रहे हैं, इसको मिलाना है, इसमें मिलाना है। ये 2 बातें आप याद रखिएगा कि इसको मिलाना है, किसमें, इसमें। और जो बनता है उसको कहते क्या है, कोलाइडी तंत्र का नाम क्या है, उसको हम इस कॉलम में दर्शाए हैं। यहां पर हम एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, उसके उदाहरण भी आपको पता हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला केस है, हमको मिलाना है ठोस के कण को। जो मिलने वाले कण है वो ठोस है, और मिलाना किसमें है, ठोस में ही मिलाना है। जिसमें मिलाना है यानी परिक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस है, और जिसको मिलाया जा रहा है वो भी ठोस है। मिलने वाला भी ठोस, जिसमें मिलाया जाना है वो भी ठोस। तो अगर ठोस में ठोस को मिलाया जाए, ठोस में ठोस को मिलाया जाए, तो जो कोलाइडी तंत्र बनता है उसको हम बोलते हैं ठोस साल। ये याद रखिएगा, बार बार इस शब्द का यूज होगा कि ठोस साल क्या है। ठोस साल उसको कहते हैं जब ठोस में ठोस को मिलाया गया हो, ठोस के कणों को ठोस में ही मिलाया गया हो। समझ में आया? तो उस कोलाइडी तंत्र को कहते हैं ठोस साल। जैसे हमारा हो गया रूबी, कांच, मिश्र धातुएं इत्यादि। रूबी कांच, रूबी कांच का मतलब जैसे आप कंचे खेलते होंगे, उसमें देखते होंगे कब कोई कंचे का रंग अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसमें पता चलता है कि किस तरीके से उसमें लगभग 2 ठोस धातुओं को मिलाकर उसको बना दिया गया है। तो उसी तरीके से रूबी कांच को कहते हैं। रूबी कांच का मतलब समझ लीजिए चमकने वाला कांच, जिस तरीके से कंचे होते हैं। और मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं का मतलब, मिश्र धातुओं में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि मिश्र धातुएं विलयन भी होती हैं। जैसे कि पीतल हो गया, वो एक विलयन है। ठीक है, तो कुछ मिश्र धातुएं कोलाइडी अवस्था में भी होती हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि हमको ठोस में ठोस को ही मिलाना है, और जो तंत्र बनेगा उसको हम कहेंगे ठोस साल। उदाहरण भी आपको हमने समझा दिया। दूसरा जो केस बनता है बेटा, उसमें हम ठोस को द्रव में मिलाएंगे। याद रखिएगा, अब की बार जिसमें मिलाना है वो द्रव है, और जिसको मिलाना है वो ठोस है। तो अगर द्रव में, क्योंकि परिक्षेपण माध्यम द्रव है, तो द्रव में अगर ठोस को मिलाओगे तो जो बनता है उसको हम साल बोलते हैं। सबसे जरूरी इसको याद करना है। अगर ठोस में ठोस को मिलाओ तो जो बनेगा उसको हम ठोस साल कहेंगे। कहीं पूछ देगा कि अगर रूबी कांच क्या है, तो एक ठोस साल है। ठीक है, लेकिन अगर हम द्रव में ठोस को मिलाएंगे, द्रव में ठोस को मिलाएंगे, तो जो कोलाइडी तंत्र बनेगा उसको हम साल कहेंगे। जैसे पेंट है। पेंट क्या है, द्रव में ठोस को मिलाया गया है। जल में स्टार्च, देखिए जल में स्टार्च को घोलना, तो जल में घोला गया है, किसको, स्टार्च को। गोल्ड साल, स्याही, ये सब किसके उदाहरण हैं, साल के। यानी कि इसमें जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो द्रव होता है, और जिसको घोला जाता है वो ठोस होता है। ठीक है, तो द्रव में अगर ठोस को घोला जाए तो क्या बोला जाएगा, साल बोला जाएगा। याद रखिए बेटा, पॉइंट वाली बात है। तीसरा केस क्या बनता है, तीसरे केस में गैस परिक्षेपण माध्यम।
तीसरे केस में क्या है परिक्षेपण माध्यम, वो गैस है, यानी गैस में घोलना है। ठीक, किसको घोलना है गैस में? ठोस को। पहले माध्यम में ठोस को ठोस में ही घोला, दूसरे माध्यम में ठोस को द्रव में घोला, तीसरे माध्यम में ठोस को गैस में घोला। तो अगर ठोस को आप गैस में घोलते हो, यानी गैस परिक्षेपण माध्यम है, जिसमें घोला जाता है वो गैस है, तो उसको बोलते हैं ठोसों का एरोसाल। क्या बनेगा? एरोसाल बनेगा। एरोसाल ठोस का भी होता है और द्रव का भी होता है। जब परिक्षेपण माध्यम गैस हो, याद रखिएगा, परिक्षेपण माध्यम क्या है? गैस हो, और उसमें ठोस घोला जाए तो ठोसों का एरोसाल बनता है। और जब परिक्षेपण माध्यम गैस हो लेकिन उसमें द्रव घोला जाए तो द्रवों का एरोसाल बनता है। ठीक है, तो परिक्षेपण माध्यम गैस है, इसमें ठोस को घोला गया है, तो क्या बनेगा? ठोसों का एरोसाल। उदाहरण ज्वालामुखी का धूल। अब ज्वालामुखी का धूल क्या है? उसमें सब गैस ही रहता है, लेकिन उसमें कुछ टुकड़े ठोसों के भी चले जाते हैं और वो आसानी से घुल जाता है। आप कभी कभी बाइक वाइक चलाते होंगे तो आंखों में कण पड़ जाते हैं। ठीक है, हवा ही रहती है लेकिन उसमें कुछ महीन कण भी रहते हैं, तो वहां हम क्या कर सकते हैं? गैसों में कोई महीन कण घुला हुआ है, जैसे आंख में पड़ गया, बहुत दर्द होता है, पड़ जाता है तो आंसू निकलने लगते हैं, हमको रुकना पड़ता है। जब धूल उल थोड़ा सा आंधियां उधियां चलती हैं तो इस तरीके का वाकया अक्सर घटित हो जाता है। हम वहां कह सकते हैं कि गैस में कौन घुल गया है? ठोस घुल गया है और हमारी आंखों में पड़ जा रहा है। उसी तरीके से ज्वालामुखी का धूल है। ठीक है, और धुआं है, धुआं में भी इस तरीके का होता है। धुआं में भी क्या होता है? ठोस जो है गैस में घुल जाता है। तो गैस में घुलना है किसको? ठोस को। धुआं किसका उदाहरण है? एरोसाल का। किसके? वो एरोसाल का, ठोसों के एरोसाल का। और अगर गैस में द्रव को घोला जाए, याद रखिएगा आपकी बारी, परिक्षेपण माध्यम गैस है लेकिन जो घुलने वाला है वो द्रव है, तो उसको बोलेंगे द्रवों का एरोसाल, यानी कि गैस में द्रव को घोलना है। जैसे कोहरा हो गया, बादल हो गया, धुआं हो गया। ठीक है, धुंध, सॉरी धुआं नहीं, धुंध। कोहरा क्या है बेटा? कोहरा गैस ही होता है लेकिन उसमें कौन घुल जाता है? द्रव। पानी की कुछ फुहारें उसमें घुल जाती हैं तो उसको हम कहते हैं कोहरा। बादल क्या होता है? बादल गैस ही होता है लेकिन पानी के भी कुछ कण उसमें चले जाते हैं, वही ना ठंडा होकर बरसते हैं। तो बादल क्या होता है? गैस ही होता है। गैस में कौन घुल गया? द्रव घुल गया, उसको बोलेंगे द्रवों का एरोसाल। उदाहरण तो आप समझ ही गए होंगे, कोहरा, बादल, धुंध। अगला है, अब की बारी हमको द्रव में घोलना है। किसमें घोलना है? द्रव में। किसको? द्रव को। द्रव में किसको घोलना है? द्रव को घोलना है, यानी द्रव यहां परिक्षेपण माध्यम है। तो जब द्रव में द्रव को घोलेंगे, ठीक है, द्रव में द्रव को ही घोलोगे तो जो बनता है उसको पायस कहते हैं। अक्सर आपने नाम सुना होगा पायस। पायस क्या है? जब द्रव में द्रव को ही घोलाया गया है तो उसको हम कहेंगे पायस। जैसे दूध हो गया, तेल हो गया, दवाइयां हो गया, वो सब द्रव की ही, द्रव में द्रव को घोलकर बनाया जाता है। ऐसा नहीं मैं पानी में पानी को घोलने की बात कर रहा हूं। पानी ही केवल द्रव नहीं होता है, द्रव बहुत सारे, लिक्विड तो बहुत सारे होते हैं ना। तो ये दूध होते हैं, तेल होते हैं, जो सिरप होते हैं, वो द्रव में द्रव को घोल के ही बनाया जाता है। ठीक है, तो द्रव में द्रव घुलता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? ये याद रखिएगा, उसको हम पायस बोलते हैं। सबसे जरूरी है कोलाइडी तंत्र को याद रखना। अगर द्रव में हम ठोस को घोलें तो क्या बनेगा? सॉरी, ठोस में द्रव को, इसमें ये परिक्षेपण माध्यम है, तो ठोस में द्रव को घोलना, ठोस में पानी को, या सॉरी पानी नहीं बोलेंगे, द्रव को घोलना है, तो क्या बनेगा? जेल बनेगा। क्या बनेगा? जेल, चिपचिपा जेली जेल बनेगा। जैसे उदाहरण भी दिया गया है बूट पॉलिश। बूट पॉलिश देखे हो ना, वो क्या होता है? वो ठोस में द्रव को घोला गया रहता है। ठोस में किसको घोला गया रहता है? द्रव को। बूट पॉलिश हो गया, मक्खन हो गया, जेली हो गया। ठीक है, इसमें ठोस परिक्षेपण माध्यम है और जो द्रव है वो परिक्षिप्त प्रावस्था है, यानी ठोस में द्रव को घोला गया है। आगे क्या है? द्रव में अगर गैस को घोला जाए, गैस को द्रव में, याद रखिएगा, द्रव परिक्षेपण माध्यम है, मतलब द्रव में घोलना है गैस को, तो क्या बनता है? झाग। भाई द्रव में अगर गैस घुल जाए तो क्या बनता है? झाग। कोई भी पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो गिरते समय उसमें कुछ गैस मिल जाती है, और वही जैसे मान लीजिए ये कोई झरना है, यहां से गिर रहा है, ठीक है, पानी,
तो यहाँ के बीच में जो भी गैसें होंगी उनको अपने पास में घूमती हुई यहाँ पर नीचे गिरती है, और यहाँ पर आप देखते होंगे जहाँ ऊपर से पानी गिरता है वहाँ पे खूब सारा झाग बन जाता है ना बेटा। तो सीधी सी बात है, अगर द्रव में गैस घुलेगा तो झाग बनेगा, या इसको हम फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्म। ठीक है, जैसे साबुन का झाग हो गया, सोडा वाटर हो गया। सोडा वाटर का मतलब बहुत लोग सोडा वाटर पीते हैं, ठीक है, उसको हिलाने पे झाग निकलता है। वहां पे क्या होता है, जैसे आप ठंडा पीते हो ना, ठंडा, तो उसमें क्या है बेटा, द्रव में गैस को घोला गया है। ठंडा में कुछ और नहीं है, द्रव में कार्बन डाइऑक्साइड को घोला गया है, ठीक है, उस तरीके से वो ठंडा बन जाता है। तो उसको हम बोलते हैं झाग या फार्म। द्रव में घोलना है गैस को, याद रखिएगा। आगे है ठोस में, अब की बारी घोलना है गैस को, ठीक है। किसमें घोलना है? ठोस में गैस को घोलना है। तो क्या बनेगा? ठोस फार्म बनेगा। जैसे कह रहा है फार्म रबर हो गया, स्टाइरिन रबर हो गया इत्यादि। तो 8 कंडीशन हमारे बन गए। इसमें हमने क्या देखा? हमने ठोस को ठोस में घोला, ठोस को द्रव में घोला, ठोस को गैस में घोला, द्रव को गैस में घोला, द्रव को द्रव में घोला, द्रव को ठोस में घोला, गैस को द्रव में घोला, गैस को ठोस में घोला, लेकिन गैस को गैस में नहीं घोला। 9वां कहां चला गया? आपको मन में प्रश्न उठता होगा कि 9वां क्यों नहीं बना भाई, गैस को गैस में भी घोलना चाहिए था। तो जब बेटा गैस को गैस में हम घोल देते हैं तो वो अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं, यानी वो विलयन बन जाते हैं। समझ में आ गया ना? गैस को गैस में घोल दोगे तो हर जगह पे उसका संगठन समान हो जाएगा, फिर तो वो विलयन हो जाएगा, वो कोलाइड तो रही नहीं जाएगा। इसीलिए गैस में गैस को घोलकर कोलाइड ही नहीं बनाया जा सकता। समझ में आया? बाकी सब कंडीशन बनेंगे, लेकिन गैस में गैस को घोलकर कोलाइडी विलयन नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए यहां पर 9वां कंडीशन नहीं बना। ठीक है बेटा, आप इस कोलाइडी तंत्र को जरूर याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। हाँ देखिए बेटा, तो भौतिक अवस्थाओं के आधार पर हमने 9 केस देखे किसके? कोलाइडी विलयनों के। 9 तरह के कोलाइडी विलयन भौतिक अवस्थाओं के आधार पर यदि वर्गीकरण किया जाए तो होते हैं। अब दूसरे आधार पर हम इसका वर्गीकरण करने जा रहे हैं, और वो आधार है परिक्षेपण माध्यम के प्रकृति के आधार पर। यानी परिक्षेपण माध्यम का मतलब जिसमें घोला जाना है उसकी प्रकृति कैसी है, उसके आधार पर अगर हम वर्गीकरण करें तो हमारा जो कोलाइडी विलयन है वो 4 प्रकार का होगा। उनके नाम क्या क्या हैं? उनके नाम है, पहला का हाइड्रोसाल, दूसरा का एल्कोसाल, तीसरा का बेंजोसाल, चौथा का एरोसाल। यही 4 प्रकार के विलयन हो सकते हैं। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि हाइड्रोसाल क्या होता है। तो जब जल में किसी को घोला जाएगा, यानी परिक्षेपण माध्यम जल ही रहेगा, जल में किसी को भी घोला जाए, चाहे आप ठोस को घोलो, चाहे गैस को घोलो, किसी को घोलो, लेकिन पानी में घोलना है। याद रखिएगा, किस में घोलना है? जल में घोलना है। किसी को घोलो, परिक्षिप्त प्रावस्था कोई भी हो, लेकिन परिक्षेपण माध्यम अगर जल है तो उस प्रकार का जो कोलाइडी विलयन बनेगा तो उसको हम हाइड्रोसाल या एक्वासाल बोलते हैं। वैसे भी एक्वस को जल बोलते हैं, तो एक्वासाल भी बोलते हैं और हाइड्रोसाल भी बोलते हैं। आप समझ पा रहे होंगे? याद रखिए कि जब जल में किसी को घोला जाएगा, किसी भी परिक्षिप्त प्रावस्था को के लिए अगर परिक्षेपण माध्यम जल है, यानी जल में ही किसी को घोला जा रहा है, तो हम कह सकते हैं उस प्रकार का जो कोलाइडी विलयन बनेगा उसको हम बोलेंगे हाइड्रोसाल या एक्वासाल। ठीक है। दूसरा एल्कोसाल। जब एल्कोहल तो आप बहुत ज्यादा नाम पढ़े हैं, एल्कोहल नामक चैप्टर मैंने पढ़ा भी दिया है। तो जब एल्कोहल में किसी को घोला जाएगा, यानी कि परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल ही रहे, परिक्षिप्त प्रावस्था कोई भी हो, जिसको घोलना है वो कोई भी हो, लेकिन जिसमें घोलना है वो एल्कोहल है, तो ऐसे जो कोलाइडी विलयन बनेंगे उसको हम बोलेंगे एल्कोसाल। क्या बोलेंगे बेटा? एल्कोसाल। एल्कोहल परिक्षेपण माध्यम है, यानी एल्कोहल में जब किसी को घोला जाएगा और उससे जो कोलाइडी विलयन बनेगा उसको हम बोलेंगे एल्कोसाल। तीसरा है बेंजोसाल। नाम से ही आप समझ गए होंगे, इसमें बेंजीन में घोलना है। तो जब किसी को भी अगर हम बेंजीन में घोलें और उससे जो कोलाइडी विलयन बनेगा उसको हम बोलेंगे बेंजोसाल। क्या बोलेंगे?
बेंजोसाल। परिक्षेपण माध्यम क्या है? बेंजीन है, यानी बेंजीन में किसी को भी घोलना है। और चौथा है एरोसॉल, इसका नाम पहले भी मैं बता चुका हूं भौतिक अवस्था के आधार पर जब हम वर्गीकरण कर रहे थे। जब वायु या गैस में किसी को घोलना है, चाहे द्रव को घोलो चाहे ठोस को घोलो, जैसे बादल का मैंने नाम लिया था, कुहरा का नाम लिया था, हमने बताया था कि गैस में द्रव के घुलने से कुहरा बनता है। किसमें घुलता है? गैस रहता है, उसमें कौन घुल जाता है? द्रव, तो उससे कुहरा बनता है, तो उसको हम द्रव का एरोसॉल बोलते हैं। लेकिन गैस में कोई भी घुले उसको हम एरोसॉल बोलते हैं। जहां पर परिक्षेपण माध्यम हवा हो या गैस हो, जिसमें घुलना है वो हवा है या गैस है, कोई भी घुले उनको हम बोलेंगे एरोसॉल। तो आप समझ गए होंगे कि परिक्षेपण माध्यम के आधार पर हम 4 प्रकार के कोलाइडी विलयन प्राप्त करते हैं। सबसे पहला हाइड्रोसॉल, परिक्षेपण माध्यम है जल। दूसरा है एल्कोसॉल, परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल है। तीसरा है बेंजोसॉल, परिक्षेपण माध्यम बेंजीन है। चौथा एरोसॉल, परिक्षेपण माध्यम वायु या गैस है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो अब ये 2 अवस्थाओं के आधार पे हमने वर्गीकरण कर लिया। तीसरी अवस्था के आधार पे अगले क्लास में वर्गीकरण करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और सुरक्षित रहिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।